तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने क्या है 3 लगातार कंटिन्यू एमसीक्यू की सीरीज पढ़ ली है, सॉल्व कर ली है। आज मैं लेकर आया हूँ इंटरनेट, कंप्यूटर की जो चौथी सीरीज है इंटरनेट लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो फटाफट सेशन स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो की जल्दी तुरंत क्या है शेयर कर दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेट पर। ठीक है, आज का सेशन है कि सेशन का टॉपिक है क्या, इंटरनेट। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट को। ठीक है, तो इंटरनेट सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इंटरनेट नेटवर्किंग का संक्षिप्त सार है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या देखला कि जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त सार है। अब देखेंगे इंटरनेट यह दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का विशाल विश्वव्यापी जाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि इंटरनेट क्या होता है, छोटे बड़े दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का क्या है दोस्तों, एक विश्वव्यापी जाल है दोस्तों। तो हमें याद रखना, जिसके मध्य विभिन्न माध्यमों में सूचनाओं का क्या होता है दोस्तों, आदान प्रदान। अच्छे से याद हो गया, डायरेक्ट याद रखो आप। इंटरनेट क्या है, एक विश्वव्यापी क्या है दोस्तों, जाल है। क्या है, एक विश्वव्यापी जाल है, याद रख लो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है यहां से, इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में जेसी लिकलाइंडर ने दिया था। तो याद रखना है हमें 1962 में। ठीक है, इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो 1962 में जेसी लिकलाइंडर ने। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो जेसी लिकलाइंडर याद रखना है। और इंटरनेट का विकास कब, 1962 से क्या हुआ था दोस्तों, प्रारंभ। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है इंटरनेट का सर्वाधिक कार्य विंटन सर्फ ने किया था। इस कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। तो फादर्स ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो हमने देखा किसे कहा जाता है, विंटन सर्फ को कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमने देख लिया, हमने क्या देखा कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो विंटन सर्फ ये देख लिया हमने। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था दोस्तों, किसके दिमाग में आया था, तो हमने देख लिया किसके दिमाग में आया था, जेसी लिंकलाइडर के। कब आया था, 1962 में आया था दोस्तों। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि इंटरनेट का प्रारंभ 1968 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा, किसने, 1968 में। और देश का पूछे तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका विभाग द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट दोस्तों, अर्पानेट के विकास के साथ किसका विकास किया गया था, इंटरनेट का। कब किया गया था, 1968 में। दोस्तों डेट नहीं भूलना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज भी नहीं बोलना है, क्या, अर्पानेट के विकास के साथ क्या किया गया था, इंटरनेट का प्रारंभ कब, 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले नेटवर्क अर्पानेट का पूर्ण रूप। अब क्या है, दुनिया का जो पहला नेटवर्क था अर्पानेट, इसका क्या है दोस्तों,
क्या फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें किसकी? ARPANET की। तो फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। और शॉर्ट्स फॉर्म तो आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, जो एसबीआई बैंक क्लर्क हो, ठीक है दोस्तों, चाहे पटवारी हो, तो यहाँ तो एक ना एक शॉर्ट फॉर्म, एक क्या दो दो तीन तीन शॉर्ट फॉर्म पूछता है। तो आपको ऐसी शॉर्ट फॉर्म निगलेक्ट नहीं करना है। तो याद रखना है ARPANET की फुल फॉर्म, कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या है। और ये भी याद रखना है कि दुनिया के सबसे पहले नेटवर्क का नाम क्या है दोस्तों? ARPANET। ठीक है दोस्तों, ARPANET। और ये किस अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया था? विकास के साथ इसका विकास किया गया था इंटरनेट का। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले 20 वर्षों तक इंटरनेट का प्रयोग केवल रक्षा, किसकी बात कर रहा है? रक्षा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थानों में भी किया जाएगा। एक कंडीशन रखी गई थी कि जो अगले 20 वर्ष रहेंगे, अगले 20 वर्ष में क्या? रक्षा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थानों में ARPANET का क्या किया जाएगा दोस्तों? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1989 में इंटरनेट के सभी लोगों के लिए खोल दिए थे। ठीक है, इंटरनेट को सभी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। 1989 में क्या हो गया था? इंटरनेट का आम लोग भी यूज करने लगे थे। कब दोस्तों? 1989 में दोस्तों। कब? 1989 में। विकास हमने देख लिया कब से प्रारंभ हुआ था, तो हमने देख लिया 1962 में। ठीक है, आम लोगों को कब से इंटरनेट की सुविधा मिल गई थी? 1989 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है 1990 में टिम बर्नर्ली, ठीक है दोस्तों, द्वारा WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक ने इंटरनेट को नया आयाम दिया था। तो सवाल आता है कि जो टिम बर्नर्ली हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो हम बता देंगे WW की। ठीक है दोस्तों, हाँ, WW की। अब ये भी लिखा हुआ है कि WW है जो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हमने देख लिया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इसकी खोज भी देख ली कि इसकी खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली ने की थी दोस्तों। अच्छे से क्लियर हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्या? टिम बर्नर्स ली। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है 1993 में पहले वेब ब्राउजर की बात कर रहा है दोस्तों। पहला वेब ब्राउजर का आविष्कार किसने? मार्क एंडरसन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मार्क एंडरसन ने। याद रख लेना अच्छे से, पहले वेब ब्राउजर का आविष्कार किसने किया था? मार्क एंडरसन ने किया था। कब किया था? 1993 दोस्तों। अच्छे से पढ़ना है, लास्ट में MCQ भी सॉल्व करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, अगर आप सेशन को पूरा देखते हैं तो MCQ भी अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो WW से सूचना तथा डाटा प्राप्त करता है। वेब ब्राउजर क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो WW से क्या करता है दोस्तों? सूचना तथा डाटा प्राप्त करता है। किससे? WW से सूचना तथा डाटा प्राप्त करता है दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं, याद रखना है कि पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था और कौन था वेब ब्राउजर? तो मोज़ेक था पहला वेब ब्राउजर। कौन था? मोज़ेक। किसने बनाया था? एंडरसन ने, मार्क एंडरसन ने बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 1993 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 1993 में सर्न ने WW को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था। ठीक है दोस्तों, सर ने क्या किया था? जो WW है, WW है, इसको क्या करवा दिया था? क्या करवा दिया था कि जो हम आज भी यूज करते हैं, जो साइट के रूप में लिखते हैं WW, ठीक है, WW,
ठीक है। तो इसको क्या कर दिया था, सभी सर ने इसको फ्री सेवा निशुल्क दे दिया था कि कोई भी इसका यूज कर सकता है, जो आज भी हम इसका यूज कर रहे हैं सर ने, ठीक है। और इसकी डेट पूछ सकता है दोस्तों, तो डेट हमें पता है अच्छे से, कब की डेट है इसकी, 1993 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 1993 में, ठीक है। आगे क्या है कि 1994 में WWW के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल के नियम का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। आगे BSNL, ये है बहुत महत्वपूर्ण, BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये कई बार पूछ लिया है आपकी एग्जाम में और आगे आने की भी पूर्ण संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि BSNL की फुल फॉर्म क्या है, तो हमने देख लिया विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो सवाल आ जाता है कि भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो हम बता देंगे दोस्तों 15 अगस्त 1995 में, ठीक है दोस्तों। 95 में किसके द्वारा, तो हम बता देंगे दोस्तों BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों। जबकि 1999 में इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था, मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए कब खोल दिया गया था इसको, BSNL को कब खोल दिया गया था, तो 1999 में। भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था, तो हम बता दें BSNL के द्वारा 15 अगस्त 1995 को, ठीक है दोस्तों। तो आपको, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे है इंटरनेट के अब उपयोग देखेंगे हम कि इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट के उपयोग क्या है मानव के दैनिक जीवन में, ठीक है दोस्तों। तो हम बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब ईमेल के रूप में, सोशल नेटवर्किंग के रूप में। हमें पता है कि सोशल जो नेटवर्किंग होते, सोशल साइट होती हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये जो चला रहे, ईमेल किसी को मेल करने के लिए तो क्या किसके, इंटरनेट का हम यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, किसी को साइट को बनाएंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पहले यूज करेंगे। वीडियो मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग करेंगे तो किसका यूज होगा, इंटरनेट का। आगे चैटिंग भी इंटरनेट, टेलीफोन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, ठीक है। ई कॉमर्स में, ई प्रशासन में, शिक्षा और अनुसंधान, तमाम प्रकार की चीजें हैं, इनके बिना क्या है, मानव जीवन अधूरा है आज के युग में। आपको पता है आज का युग कैसा युग है, कंप्यूटर का युग। तो कंप्यूटर के बिना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे ईमेल के रूप में, ईमेल देखेंगे कि ईमेल क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसकी फुल फॉर्म कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमने देख लिया इसकी फुल फॉर्म ईमेल की, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईमेल के अंतर्गत किसी संदेश को एक कंप्यूटर से एक या एक से अधिक कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है, मतलब एक कंप्यूटर से एक या एक से अधिक कंप्यूटरों पर भेजा जा सकता है क्या, ईमेल दोस्तों। हमने देखा ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ईमेल की शुरुआत, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छाप लेना इसको अच्छे से दिमाग में। ईमेल की शुरुआत रे टॉमलिंसन ने की थी दोस्तों, याद होना चाहिए किसने की थी, रे टॉमलिंसन ने। वो कब की थी तो ये भी हमें पता है, 1971 में। देख लिया हमने, क्या देखा कि जो ईमेल होता है, ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल
इसका विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमने देख लिया किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। कब किया था? 1971 में हुई थी, जिसे सामान्य जनता के लिए 1993 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है 1993 में क्या कर दिया था, आम जनता के लिए इसको क्या कर दिया था, प्रोवाइड यानी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी। किसकी? ईमेल की। विकास कब हो गया था? 1971 में, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ईमेल से 25 MB, याद रखना ऐसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों और हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमें ईमेल से मैसेज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि मैसेज जो कर रहे हैं तो डाटा उसमें कितने MB तक भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें याद रखना है कि ईमेल से 25 MB, कितना दोस्तों, 25 MB तक के डाटा को भेजा जा सकता है। वेरी गुड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल के इनबॉक्स में चित्र संदेश 30 दिन तक, याद रखना है कि जो हम ईमेल में हम चित्र भेजते हैं वह चित्र कितने दिन तक रहता है हमारी ईमेल के? तो 30 दिन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत याद नहीं रहता है हमें। 30 दिन तक क्या रहता है? 30 दिन तक वह चित्र हमारी मेल में बना रहता है। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल है दोस्तों। क्या है? हॉटमेल। क्या है? हॉटमेल फ्री ईमेल सेवा कौन सी है दोस्तों? तो हमें अच्छे से पता है, हॉटमेल, ठीक है। अगर दोस्तों सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप बनता है और कर भी सकते हैं, मुझे पता है आप बहुत सपोर्ट करते हो मेरा, ठीक है, और हमारे चैनल का। इसलिए आप क्या है, वीडियो पूरे तरीके से देखते रहिए और आपका जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो भी क्लासें डल रही हैं यूट्यूब पर, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बस एक बार पूरा देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है चैटिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? चैटिंग। हमने ईमेल देख लिया, अब चैटिंग देखेंगे कि चैटिंग क्या होती है। हमें पता है चैटिंग हम डेली करते रहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में क्या होता है वो आज आप सीखोगे, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में बात करना, क्या होता है? चैटिंग क्या होता है दोस्तों? दो व्यक्तियों का आपस में बात करना ही चैटिंग कहलाती है। चैटिंग की सर्वप्रमुख विशेषता रियल टाइम कन्वर्सेशन। क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है? चैटिंग की सर्वप्रमुख विशेषता रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम ऑनलाइन चैटिंग 1973 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1973 में प्रथम ऑनलाइन चैटिंग। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन चैटिंग प्रारंभ हुई थी यह कब हुई थी? तो 1973 में। आगे देखते हैं हम। वर्तमान समय में व्हाट्सएप विश्व की सबसे लोकप्रिय सेवा है दोस्तों। आप सभी जानते हो ऑनलाइन चैटिंग में अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप विश्व की सबसे लोकप्रिय सेवा है। ये अमेरिका की है दोस्तों, ठीक है। कहाँ की? अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है वीडियो कॉलिंग। ये भी आपको पता है, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग, जो हम एक दूसरे से क्या है, बात करते हैं दुख छुप के, ठीक है। क्या बात करते हैं वीडियो कॉलिंग पर? हेलो, हाय, कैसा है तू, कैसी है तू, ठीक है। हाँ, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोग एक साथ बातचीत करके अपने संदेश को ऑडियो, वीडियो या दोनों के माध्यम में प्रेषित कर सकते हैं। सर्वप्रथम वाणिज्यिक वीडियो कॉन्फ्रेंस अमेरिका 1984 में हुई थी दोस्तों। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए कि जो वीडियो कॉलिंग हुई थी तो वाणिज्यिक वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग अमेरिका ने की थी, ठीक है दोस्तों,
1984 में, याद रखना। अब ये भी पता हो गया कि 2 या 2 से वीडियो कॉलिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से एक साथ क्या है, बात करना ऑडियो या वीडियो के तौर पर। तो ये होता है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी देख लिया कि सर्वप्रथम किसने की थी, तो अमेरिका के द्वारा की गई थी वीडियो कॉलिंग 1984 में। आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस क्या होता है, तो ये आपको पता होगा, फुल फॉर्म से भी आपको अच्छे से पता होगा कि ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब सामान्य रूप से सरकार के सुविधाओं, सेवाओं एवं कार्यों को कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की सहायता से सामान्य जनता को उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या, सामान्य रूप से सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं एवं कार्यों का कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से क्या है, सुविधाओं को उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ई गवर्नेंस। ये डेफिनेशन है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। हम जिनका यूज तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आज वही चीज़ें मैं आपको बेसिक लाया हूँ इंटरनेट के बारे में, तो वो चीज़ें आज आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या है, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो आप मेरे साथ करोगे। अगर आपने सेशन को अच्छे से देखा है तो आप पूरा क्या है, एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर दोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उदाहरण है इसके ई गवर्नेंस के, ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, आईपी एड्रेस, आईपी होता है एक, टीसीपी होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों तथा प्रतिमानों का एक समुच्चय है। कैसा, नियमों और प्रतिमानों का क्या है, एक समुच्चय है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाती है। महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं मैंने बता ही दिया। एक कौन सा होता है, टीसीपी, और एक होता है आईपी। ठीक है दोस्तों, टीसीपी और आईपी। हाँ, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो टीसीपी जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हमने फुल फॉर्म देख लिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का देख लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब पढ़ेंगे इसको, दोनों अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग एक साथ किया जाता है, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। किसे कहा जाता है, आईपी और टीसीपी को। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, क्योंकि दोनों का यूज एक साथ किया जाता है। जब किसी सूचना को इंटरनेट पर भेजा जाता है तो टीसीपी द्वारा उसे छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। इन समूहों को क्या कहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में टूटता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, पैकेट। और ये काम किसका करता है, कौन करता है, टीसीपी। ठीक है दोस्तों, कौन करता है, टीसीपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है HTTP, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में जानेंगे कि यह www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त होता है। अब क्या करता है ये काम, क्या है इसका, HTTP का काम, कि ये www होता है, जो www पर हाइपर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम किसका होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शब्द से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर आपको पता चल रहा हो तो। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं FTP। FTP दोस्तों, जिस
इसमें क्या है, फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप फुल फॉर्म क्या है इसकी अच्छे से याद रख लेना, और बेसिक आपको इसका बता ही रहा हूं मैं। तो आगे चलते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है जिनका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल के, अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर और फाइल के बीच, कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच, किसके बीच, कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच क्या होता है, फाइल के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर और सर्वर के बीच क्या किया जाता है, ये हो गया कंप्यूटर और सर्वर, इसके बीच क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर। क्या करते हैं दोस्तों, फाइल ट्रांसफर का काम। फाइल ट्रांसफर का काम कौन करता है दोस्तों, तो हमें पता है कौन करता है, FTP। ठीक है दोस्तों, कौन करता है, FTP। आगे बढ़ते हैं। SMTP, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, SMTP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें देखते हैं, यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आज के समय में। क्या SMTP सबसे सरल है, ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला क्या है, प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है इंटरनेट सेवा हेतु आवश्यक उपकरण है। ठीक है, तो इसके उपकरण देखेंगे इंटरनेट के। अब देखेंगे पीसी होता है, एक मॉडेम होता है, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है और संचार माध्यम। ठीक है, आपको पता है पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और ये आपको पता है वेब ब्राउज़र क्या होता है। आगे देखते हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। पीसी 1974 से माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभ हुआ था। तो पीसी है ना, जो पीसी का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, 1974 से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है और पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब मॉडेम की सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मॉडेम क्या है। तो हमें पता है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का क्या है, एक संक्षिप्त रूप, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एक संक्षिप्त रूप है। अब मॉडेम का देखेंगे कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल डाटा, कौन सा डाटा दोस्तों, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में, डिजिटल जो डाटा होता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलना, एनालॉग में बदलता है। ठीक है, कौन, मॉडेम, डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलता है मॉडेम, जिसे टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है। टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग डाटा को मॉडेम कहा जाता है। टेलीफोन लाइन पर जो डाटा भेजा जाता है वो एनालॉग डाटा कहा जाता है दोस्तों। एनालॉग डाटा को मॉडेम द्वारा डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर के उपयोग के लिए लायक बनाया जाता है। ये किसका काम होता है दोस्तों, मॉडेम का। ठीक है, मॉडेम का हमने एक देखा, डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मॉडेम दोस्तों, क्या कहलाता है, मॉडेम। और हमने देख लिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये आपको क्या है, चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये रहा हमारा कंप्यूटर यानी सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम है, ये है हमारा मॉडेम। ठीक है, अब मॉडेम क्या काम करेगा, मॉडेम क्या है, टेलीफोन, क्या टेलीफोन है, ये टेलीफोन लाइन में भेजेगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर में डिजिटल जो सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल किसके माध्यम से जाएगा, फिर कंप्यूटर में, कंप्यूटर को डीमॉड्यूलेटर करेगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है, टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन में, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में ये ट्रांसफर करता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल होता है
है, ये एनालॉग में, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल। ये किसके माध्यम से होता है? मॉडेम के माध्यम से। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन। सही बात है, मॉड्यूलेशन कहलाता। जबकि एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलना, जो एनालॉग डाटा है एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है? डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, डी मॉड्यूलेशन हो गया। अब डिजिटल को एनालॉग में बदलना, डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलना, ये क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। नए संचार के माध्यम से ISDN, DSL आदि में डिजिटल डाटा को सीधे भेज दिया जाता है, वहाँ मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो नए संचार के माध्यम से जैसे ISDN हो गया, DSL हो गया आदि में डिजिटल माध्यम को सीधे भेज दिया जाता है, जहां मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है वेब ब्राउज़र। ठीक है दोस्तों, क्या है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र है ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है। उदाहरण, इसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपकी एग्ज़ाम में आएंगे इधर से। ठीक है, अब देखेंगे हम सबसे वेब ब्राउज़र। ये वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? तो वेब ब्राउज़र क्रोम है, फ्लॉक है, क्रोम है, फ्लॉक है, कैमिनो है, अमान्या है, मोज़ेक ब्राउज़र, सफारी, यूसी, लिनक्स, वेबकिट, एवेंट, गैलेक्सी एंड मिडरो। ठीक है, तो ये बहुत सारे ब्राउज़र हैं, तो आपको याद रखना है जो मोस्ट हैं, तो इनको याद रखना। जैसे क्रोम हो गया, मोज़ेक वायरस, सफारी हो गया, यूसी हो गया, जो अपन इनका यूज़ जो करते हैं, साइबर डॉग हो गया, विवाल्डी हो गया, W3M हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने क्या है ब्लैक करे हैं, रेड कर दिए हैं, तो इनको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और ये एग्ज़ाम में 101% क्या 101% क्या है पूछे जाते हैं, चाहे वो MPPSC हो, SSC हो, व्यापम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल 101% आता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? इंटरनेट बैंडविड्थ कीमत, इन दो घटकों के आधार पर ही कौन से इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है, यह सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। किसके आधार पर? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ व कीमत, इन दो जो घटक होते हैं कि इन्हीं के आधार पर हम कनेक्शन उपयोग में लाते हैं, और इन्हीं के पता चलता है कि इंटरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट की गति किस पर निर्भर करती है दोस्तों? बैंडविड्थ पर। ऐसा सवाल पूछ लेगा कि इंटरनेट की जो गति होती है, इंटरनेट की गति किस पर निर्भर करती है? बैंडविड्थ पर। किस पर? बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार। अब हम देखेंगे कि कनेक्शन क्या है, और ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनता है दोस्तों कि डायल अप कनेक्शन क्या है? MPPSC में पूछा था दोस्तों, डायल अप कनेक्शन क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, MP पटवारी में भी पूछ सकता है दोस्तों, बैंक क्लर्क में भी पूछ सकता है, SBI में। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन पढ़ेंगे हम। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से, मतलब पूर्व जो उपस्थित रहता है, पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से किस इंटरनेट से जुड़ने का एक क्या है? एक माध्यम है, एक जरिया है। क्या? डायल अप कनेक्शन। पहला कनेक्शन देख लिया है हमने। अब दूसरा कनेक्शन होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो हम कराते हैं अपने घरों में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यह है इंटरनेट के लिए टेलीफोन लाइनों के द्वारा डायल अप कनेक्शन की तुलना में तीव्र इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। अब क्या होता है, जो डायल अप हमने इंटरनेट के कनेक्शन का पहला प्रकार देखा है, डायल अप जो कनेक्शन होता है उसकी अपेक्षा
उसकी अपेक्षा ब्रॉडबैंड कैसा होता है, अधिक तीव्र गति से स्पीड देता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अहम पॉइंट उसका यही है। आगे इसके प्रकार देखेंगे ब्रॉडबैंड के। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, याद रखना है DSL। DSL की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इसमें इंटरनेट को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचालित किया जाता है। अब जो तार यूज किए जाते हैं वह किसके बने होते हैं, तांबे के। समझ गए दोस्तों, इसमें इंटरनेट लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों, लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचालित किया जाता है। DSL याद रखना है। केबल मॉडेम का यूज किसमें, मॉडेम का केबल मॉडेम। इसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर्स को एक्सियल केबल, किसको, एक्सियल जो केबल होती है, एक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड याद रखना है। इसकी ट्रांसमिशन जो स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है, 1.5 Mbps ये स्पीड होती है दोस्तों किसकी, केबल मॉडेम की। ठीक है, इससे भी अधिक हो सकती है, 1.5 से भी अधिक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइबर ऑप्टिकल, फिर वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस फिडेलिटी, फिर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस। आगे देखते हैं मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज और ये सैटेलाइट। ये क्या है, कनेक्शन, जो इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं दोस्तों, ये कनेक्शन के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या पढ़ेंगे हम, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जिसका उपयोग ध्वनि, डेटा व कंट्रोल सूचनाओं इत्यादि को एक टेलीफोन लाइन पर संचारित करने में किया जाता है। किस किस को, ध्वनि हो गया, डेटा व कंट्रोल सूचनाएं, ध्वनि और डेटा व कंट्रोल सूचनाएं इत्यादि को एक टेलीफोन लाइन पर संचारित करने में किया जाता है। इसका प्रयोग बृहद स्तर पर व्यापारिक उद्देश्य के लिए होता है। अगला कनेक्शन है लीज्ड लाइन कनेक्शन दोस्तों। क्या, लीज्ड लाइन कनेक्शन। यह भी धीमी गति का इंटरनेट होता है। याद रखना है कि यह सबसे धीमी गति का क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन। कौन, लीज्ड लाइन कनेक्शन। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डोमेन नेम। अब हम पढ़ेंगे डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क पर कंप्यूटर सर्वर या वेबसाइट पर निश्चित नामकरण की प्रणाली है ताकि उस कंप्यूटर का सर्वर या वेबसाइट को विशिष्ट पहचान दी जा सके। अतः नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष नाम दिया जाता है जिससे डोमेन नेम कहते हैं। एक डोमेन नेम क्यों दिया जाता है कि जो सर्वर है उसको एक विशिष्ट पहचान मिल सके, इसलिए उसको क्या है, डोमेन नेम दिया जाता है जिससे उसकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। आगे देखेंगे हम, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर द असाइनेड नेम्स एंड द नंबर्स, ICANN। ओके दोस्तों, के द्वारा डोमेन अलाउड किया जाता। मतलब डोमेन अलाउड कौन करता है, तो ये कंपनी का नाम है। कौन सा है दोस्तों, कौन सा करता है, ICANN। क्या करता है दोस्तों, डोमेन अलाउ। क्या करता है, डोमेन अलाउ करता है। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या है, एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसके दो भाग होते हैं।
ठीक है दोस्तों, किसके दो भाग होते हैं? ICANN के दोस्तों, ICANN के, नेम एंड एक्सटेंशन। अब डोमेन नेम के अंतर्गत नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जबकि एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। जैसे ram.com, राम नाम है, जबकि एक्सटेंशन क्या है? कॉम से मतलब होता है कॉमर्शियल दोस्तों। ठीक है, अब डोमेन नेम में अंक या अक्षर या हाइपर का प्रयोग किया जाता है। अब डोमेन नेम में जैसे मान के चलो डॉट हो गया, ठीक है, @ हो गया, हैज हो गया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। क्या? अंक या अक्षर या हाइपर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अधिक 64 कैरेट हो सकते हैं। डोमेन नेम जो होता है, डोमेन नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 64। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप अच्छे से इसको क्या कर लेना, दिमाग में उतार लेना दोस्तों। तो इसका क्या होगा? 64 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंस्ट्रक्शन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। इंस्ट्रक्शन देखना, जैसे नेट है तो नेट का नेटवर्किंग, .gov है तो हम देखेंगे government.com, ठीक है, .com कमर्शियल, .edu है तो हम देखेंगे एजुकेशन, .org है तो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, .mil है तो मिलिट्री देखेंगे, .int है तो इंटरनेट देखेंगे। सभी डोमेन नेम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। डायरेक्ट पूछ लेगा कि .edu क्या है, .edu क्या है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि .edu क्या है? एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे .in है, .us है, .com, .fr info, यानी XYZ, ये सभी प्रकार के क्या है? इंस्ट्रक्शन, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है दोस्तों? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा स्थान है जहां से विभिन्न वेब पेज को देखा जा सकता है। विभिन्न वेब पेज को देखा जा सकता है। कई वेबसाइट डाटा अपलोड, डाउनलोड, मेलिंग सर्वर और सर्च इंजन, सोशल मीडिया जैसी सुविधा प्रदान करता है। कौन? वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, कार्यों के आधार पर वेबसाइट का वर्गीकरण देख लेंगे। सर्च इंजन देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्च इंजन कौन है कौन नहीं है। वेब सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे सूचनाओं को खोजने के लिए तैयार किया गया है। जैसे गूगल, आपका जीता जागता उदाहरण जिसका आप डेली यूज करते हो। आगे, विश्व का पहला सर्च इंजन, बात आ रही है दोस्तों विश्व की। विश्व का सर्वप्रथम सर्च इंजन कौन सा है? तो W3 कैटालॉग था। कौन था? W3 कैटालॉग, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व का सर्वप्रथम सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों? W3 कैटालॉग, जिसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? 1993 में, याद रखना है अच्छे से। विश्व का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन है दोस्तों? गूगल। क्या है? गूगल है, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन तथा मनलो पार्क थे। 3 हैं इसके, कौन कौन से? लैरी पेज कौन है गूगल के दोस्तों? जैसे गूगल है, गूगल के संस्थापक कौन है? तो हम देख लेंगे लैरी पेज और कौन है दोस्तों? सर्जी ब्रिन और तीसरे कौन है? मनलो पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो हमने देख लिया लैरी पेज, सर्जी ब्रिन और मनलो पार्क थे।
इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। कब की गई थी? किसकी? गूगल की हमने देख लिया 1998 में स्थापना की गई थी। सर्च इंजन आधारित वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री ढूंढने में प्रयोक्ताओं की सहायता कराता है। उदाहरण अब देखेंगे हम सर्च इंजन कौन कौन से हैं? हमारा गूगल, याहू, डकडकोगो, एक्सीलीड, मोनाक्स, सोगू, ठीक है, और बायडू, यवांडू, यमी, ईबी, ऑटोनॉमी, इस्कोनॉमी, बायडू, बिंग और गीगाब्लेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वांट इंडेक्स, सोशोलॉजी, ठीक है, ये है, ठीक है, सोशोलॉजी नहीं है, सोशोलॉजी नहीं है, नहीं याद रख लेना आप। सोगली, ठीक है, स्पॉटलाइट और बीगल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? सर्च इंजन। तो आप क्या है, आईएमपी हैं, ये अच्छे से लिख लेना, ये आपके एग्जाम में आएंगे और पूछता ही ऐसा है, ठीक है, कि सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईमेल सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट। ईमेल सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट प्रयोक्ताओं को अपना ईमेल अकाउंट बनाने की तथा अकाउंट द्वारा दूसरे को मेल भेजने व उसे प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। सही बात है। जीमेल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल, इंडिया.com, जोहूमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक.com, एप्पल आईक्लाउड और ट्यूटोनोटो ईमेल सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट हैं। ये ईमेल प्रदान करने वाली प्रमुख क्या हैं दोस्तों? वेबसाइट जीमेल, याहू, रेडिफमेल, ये सभी क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ई बिजनेस ऑनलाइन खरीदारी बिक्री के व्यापार में संलग्न वेबसाइट ई बिजनेस से संबंधित है, कहलाती है। क्या कहलाती है? ई बिजनेस वेबसाइट कहलाती है। जैसे आपको पता हो, आपने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, दो में से ज़रूर करते हैं कि अमेज़न से भी कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर लेते हैं, स्नैपडील से भी कर लेते हैं। तो आदि क्या है? ई बिजनेस, ये ऑनलाइन क्या होती हैं? ये वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोशल नेटवर्किंग क्या है? व्यक्ति अथवा संगठनों को परस्पर जोड़ने वाली आभासी संरचना या नेटवर्क को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। क्या? व्यक्ति अथवा संगठनों को परस्पर जोड़ने वाली आभासी संरचना। कैसी संरचना होती है ये दोस्तों? आभासी संरचना होती है या नेटवर्क होता है को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रचलन प्रोफेसर बार्नेस ने 1950 में किया था। कौन से दोस्तों? कौन से प्रोफेसर थे? प्रोफेसर बार्नेस। सोशल नेटवर्किंग का किसने प्रयोग किया था शब्द का? तो हम बता देंगे प्रोफेसर बार्नेस। कब? 1950 में शुरू किया था। सोशल नेटवर्किंग साइट लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और ऑडियो, वीडियो तथा फोटो शेयर करने के स्थान उपलब्ध कराती है। सोशल नेटवर्किंग की साइट क्या होती है? जैसे हमें पता है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या होता है? सोशल साइट क्या होती हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग है। इनके माध्यम से हम क्या है, अपनी इमेज, वीडियो शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सेशन आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक मेरे से जुड़े रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि सोशल साइट को यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। याद रखना है ये शब्द कि यूट्यूब क्या है? यूट्यूब वीडियो शेयरिंग क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप अपलोड कर सकता है तथा पहले से अपलोडेड वीडियो में देख सकता है। क्या कहलाता है? ये है यूट्यूब का साइन दोस्तों। क्या? ये है यूट्यूब का साइन। यूट्यूब तो क्या कर सकता है? वीडियो अपलोड भी कर सकता है, जो लोडेड वीडियो है वो भी देख सकता है। आगे, यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी, याद रखना है 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी 2005
2005 में 2005 को की गई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कहाँ आता है, यूएसए राज्य में। इस संस्था की स्थापना स्टीव चैन और चार्ड हर्ली और जावेद करीम ने किया था। तो याद रखना है इन तीनों के नाम, स्टीव चैन, चार्ड हर्ली व जावेद करीम। तीन नाम कौन है? स्टीव चैन, चार्ड हर्ली व जावेद करीम हैं। ठीक है, इसके कौन संस्थापक? ठीक है, कब की थी? 14 फरवरी 2005 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है तथा ईमेल करने वाली वेबसाइट है। इसकी स्थापना याद रखना है 1994। ठीक है, और यूट्यूब का याद रखना है 2005। समझ गए? हाँ, कि इसके संस्थापक जेरी यंग तथा डेविड फिलो है। कौन से हैं? जेरी यंग एवं डेविड फिलो है इसके, जेरी यंग और डेविड फिलो। आगे बढ़ते हैं, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और जिसका क्या है? यूट्यूब का भी कहाँ है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ है दोस्तों? यूएसए में। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया अच्छे से कि याहू ये है इसका साइन। ठीक है, क्या है? ये है इसका साइन। आगे बढ़ते हैं, विकिपीडिया, जिसका हम सबसे ज़्यादा अभी यूज करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए ढूंढते हैं। ठीक है, हाँ, विकिपीडिया यह ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया है। इसकी स्थापना 2001 में की थी। कब की गई थी? 2001 में। ठीक है, तो हमने देखा है यूट्यूब सबसे पहले, यूट्यूब की कब की गई थी? यूट्यूब 2005 में। 2005 में। याहू की कब की गई थी? याहू की कब की गई थी दोस्तों? 1994 में। अब हमने देख लिया किसका? विकिपीडिया की कब की गई थी? तो हमने ये भी देख लिया कि 2001 में। याद रखना है कि यूट्यूब की कब की गई? 2005 में। याहू की कब की गई? 1994 में। विकिपीडिया कब की गई? 2001 में। याद रखना है। इसकी विकिपीडिया के थे जिम्मी बेल्स तथा लैरी सेंगर थे। विकिपीडिया कौन थे? जिम्मी बेल्स और तथा लैरी सेंगर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिम्मी बेल्स तथा लैरी सेंगर। आगे बढ़ते हैं, आगे है फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी देख लिया हमने। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और यूट्यूब की 2005 में। ठीक है, कब हुई थी? 2005 में। तो अच्छे से हमें याद रह गया होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में और इसकी खोज संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस साइट के माध्यम से नए दोस्त बनाकर उन्हें संदेश भेजा सकते हैं तथा पुराने दोस्तों से जुड़ा रह जा सकता है। याद रखना है, ये क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आप देखते सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अभी के युवा सबसे ज़्यादा किसको यूज करते हैं? व्हाट्सएप और फेसबुक को, जिसमें आप भी शामिल हो। आगे 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। मतलब क्या है कि 13 वर्ष, अगर आप 13 वर्ष क्या है उम्र हो गई है आपकी, तो फेसबुक पे जाओ और अपना अकाउंट बना लीजिएगा जल्दी से तुरंत, और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या? 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष इसका क्या है? एलिजिबिलिटी 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्विटर। क्या दोस्तों? ट्विटर सबसे ज़्यादा क्या है? नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं? ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की नौकरी दो,
ठीक है। हाँ, तो ऐसा और कोई सुनता नहीं, ठीक है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, याद रखना है ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर में भेजे गए संदेश को ट्वीट कहते हैं। जो हम ट्वीट करते हैं, जैसे हमने कहा कि कैंपेन चल रही है, तो कैंपेन में बोला जा रहा है कि बेरोजगारी के लिए सरकार के लिए भेजो कि हमें रोजगार दो, ट्वीट करो सभी इतने बजे 10 बजे, ऐसा चलता है ना। हाँ चलता है, ठीक है। तो ये होता है जो हम संदेश भेजते हैं उसे कहते हैं ट्वीट, ठीक है। ट्वीट में अधिकतम 280 कितने दोस्तों 280 कैरेक्टर होते हैं। तो याद रखना है आपको, इसमें कितने अक्षर होते हैं 280 कैरेक्टर ट्विटर में, ठीक है। 280 कैरेक्टर आप क्या है उसमें टाइप कर सकते हो और भेज सकते हो। इसकी स्थापना 2006 बहुत महत्वपूर्ण है, कैलिफोर्निया में हुई थी। तो अब सीक्वेंस देख लेते हैं, जैसे यूट्यूब की देखी हमने कब 2005 में, ठीक है। और इसकी कब देख ली ट्विटर में, ट्विटर की कब देखी 2006 में, याद हो गया, ठीक है आपको अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है विकी लीक्स, ठीक है। इसे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन लीक्स करने की खोजी पत्रिकाओं की वेबसाइट है। इसकी स्थापना भी 2006 में जूलियस अंसाजे ने की थी। इसके द्वारा पनामा पेपर्स तथा पैराडाइज पेपर लीक किए गए थे। कौन था, पनामा पेपर कांड हुआ था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, पनामा पेपर कांड किसके द्वारा किया गया था, तो हमें अच्छे से पता है विकी लीक्स के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी 2006 में हुई थी दोस्तों, 2006 में जूलियस अंसाजे ने की थी, ठीक है। पैराडाइज पेपर कांड और पनामा पेपर कांड हुए थे इसके माध्यम से लीक। इंस्टाग्राम, ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम क्या है, केविन सिस्ट्रॉम और केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगन के द्वारा, तो केविन जो सिस्ट्रॉन है और माइक क्रेगर है, इनके द्वारा इंस्टाग्राम को तैयार किया गया था, यानी बनाया गया था। कब तैयार किया गया था 2010 में आया दोस्तों। इसने क्या है आधे से ज़्यादा युवाओं को बर्बाद कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी में लगे रहते हैं, इंस्टा चलाएं, ठीक है। ट्रेंड बढ़ गया है इंस्टा पे, फॉलो बढ़ाओ पैसे कमाओ, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्या है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, मालवेयर सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। क्या, मालवेयर क्या है दोस्तों, मालवेयर सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, प्रभावित करता है। इंस्टाग्राम ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अगर उसका आप सही तरीके से यूटिलाइज करो तो आपके लिए हेल्पफुल भी होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नकारात्मक रूप से क्या करता है, प्रभावित। इसके विभिन्न प्रकार होते, किसके किसके, मालवेयर के, जैसे वायरस होता है, बार्म होता है, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, मालवेयर। ये दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है और यह कंप्यूटर को क्या हानि पहुंचाता है। इसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 4, ट्रोजन वायरस, बार्म और स्पाईवेयर। आगे देखते हैं हम, आगे है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, यह एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। याद रखना है कि वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। ये क्या करता है कि प्रोग्राम के साथ जुड़कर, किसी प्रोग्राम के साथ जुड़कर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करता है, प्रवेश करता है दोस्तों। क्या करता है, प्रवेश करता है। और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक क्या है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आगे देखते हैं, ये याद रखना है आपको, क्या होता है कंप्यूटर वायरस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आगे, किसी प्रोग्राम में जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता है जब तक उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। अगर जैसे मान के चलो किसी प्रोग्राम में है, पहले से वायरस है, अब ऐसा थोड़ी है कि उड़ के चला जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है। वायरस जब तक तुम उसको चलाओगे नहीं तब तक वह वायरस एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो वह चलाने के बाद एक्टिवेट होता है क्या, कंप्यूटर वायरस। आगे देखेंगे, वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता, याद रखना है।
वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। जो ईमेल जो हम अटैचमेंट करके किसी को भेजते हैं तो वहां से होती है, ठीक है, वहां से क्या फैलता है, वायरस। आगे आगे बढ़ते हैं हम। आगे है वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं, आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्रामों के साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। सही बात है। आगे वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से जैसे बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम एरिया और फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचा सकते हैं। क्या वायरस? कुछ सामान्य वायरसों के प्रकार, जैसे हमने देखा डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन जैसे वियना वायरस, ओवरराइड वायरस क्या होता है, यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचनाओं को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, जैसे बेट राइवल 18D। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जैसे फाइलों में रखा हुआ है तो फाइलों में रखे हुए डेटा और सूचना को भी क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बूट सेक्टर वायरस। कौन सा है? बूट सेक्टर वायरस। यह कंप्यूटर के बूटअप होने पर फैलता है। बूटअप होने पर क्या फैलता है? वायरस। क्या फैलता है? बूटअप होने पर फैलता है वायरस। जैसे एंटी एक्स क्या है? बूटअप वायरस। क्या होता है? बूटअप वायरस। जैसे हम कंप्यूटर को बूटअप करते हैं, जैसे मान के चलो आप कंप्यूटर को वो कर देते हैं, शट डाउन करते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, बूट होता है, वो बूटअप होने पर जो वायरस जो फैलता है कंप्यूटर, वही क्या कहलाता है? एंटी एक्स। ठीक है दोस्तों। मैक्रो वायरस उन्हीं प्रोग्रामों को संक्रमित करता है जिनमें .docs, .xl, PPS इत्यादि मैक्रो वायरस होते हैं। उदाहरण मेलिसा.a, ठीक है, जिनमें .doc, .xl, .ppc जो फाइलें होती हैं, इनमें क्या फैलता है? मैक्रो वायरस। और ये मैक्रो वायरस का एग्जाम्पल कौन है? मेलिसा। आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम वायरस। क्या है दोस्तों? फाइल सिस्टम वायरस। यह मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है। क्या कर देता है? मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है, यह क्या कर देता है? इसको गड़बड़ कर देता है। यह वायरस का नाम क्या है? DIR2 वायरस। आगे पॉलीमॉर्फिंग वायरस। ठीक है, अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या इनक्रिप्ट करता है, अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या इनक्रिप्ट करता है। उदाहरण EI केरन और ट्रोजन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मल्टी पार्टाइटर वायरस। ठीक है दोस्तों, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है। उदाहरण फिलिप आदि। रेजिडेंसी वायरस, यह रैम में छुपा होता है। याद रखना है इसको। यह किस में छुपा होता है? रैम में छुपा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है। रेंडेक्स और कौन से वायरस होते हैं? जो मीवे। ठीक है, ये याद रखना है। रेजिडेंस वायरस कौन होता है? यह रैम में छुपा हुआ होता है दोस्तों, यह रैम में छुपा हुआ होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? छुपा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर क्या हो जाता है? यह सक्रिय हो जाता है दोस्तों। अब है ये वार्मस, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वार्मस क्या होता है? कंप्यूटर वार्म एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है, ये पूरा मालवेयर प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, जो कि दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप फैलाने के लिए कॉपी करता है। मतलब जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं अपने आप क्या है, ये कॉपी कर लेता है, उसमें फैलाता है। ठीक है दोस्तों, कौन? बार अपने आप फैलाने के लिए कॉपी करता है। वार्मस को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये अदृश्य फाइलों के रूप में होता है। किस में होता है दोस्तों? यह अदृश्य फाइलों के रूप में होता है। उदाहरण क्या है? जैसे बीगल वार्मअप, आई लव यू, ये याद रखना। आई लव यू एक कैसा है? एक वार्मस वायरस है। आई लव यू कैसा है दोस्तों? आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो इसलिए क्या है, ये भी एक वायरस है दोस्तों।
क्या है? वायरस। प्यार करना भी एक क्या है? वायरस। वो भी कौन सा वायरस? बारमस, सबसे खतरनाक वायरस दोस्तों। अब आप मेरी भावनाओं को और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, ठीक है, कि ये कौन से वायरस की बात कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर आई लव यू बोलना किसी को, ठीक है। हाँ, आगे मॉरिस, मॉरिस वायरस, निमंडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रोजन, ये तो और आई लव यू से खतरनाक वाला वायरस है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है। कौन सा? नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है दोस्तों। कौन सा? ट्रोजन। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट चालित एप्लीकेशनों द्वारा टारगेट कंप्यूटरों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण बीस्ट, सब, ज्यूस, जीरो एक्सेस रॉकेट आदि, ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। इसके एग्जाम्पल याद रखना है ट्रोजन वायरस के कौन कौन से हैं? बीस्ट, सब, ज्यूस, जीरो एक्सेस, रूटस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पाईवेयर वायरस क्या होता है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो स्पाईवेयर प्रोग्राम होता है, यह प्रोग्राम किसी भी सिस्टम की गतिविधियों की निगरानी तथा सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। स्पाईवेयर व्यक्तिगत सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचारित कर सकता है, ठीक है, सही बात है। कूलवेव, सर्च, जेंगो, कीलो, ठीक है, और जोल ट्राउजर। याद रखना दोस्तों, इन ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्या करता है? एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेना है, एक जगह लिख लेना है कि बार्म के कौन से एग्जाम्पल है, ट्रोजन के कौन से हैं, स्पाईवेयर के कौन से हैं। तो ये ऐसे आपको अच्छे से पढ़ते रहना। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस है, याद रखना है दोस्तों। क्या? विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस है। यह कब? 1971 में था, जो कि एक प्रयोग के तौर पर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण वायरस निम्नलिखित हैं। हमें वायरस याद रखना है। सीब्रेन, आई लव यू, मेलिसा, ठीक है, मेलिसा, स्टेकनेस, हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भी वायरस है, याद रखना, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे। हाँ, आगे मिराई, बानहॉफ, कोडरेड, ज्यूस, पिंग पोंग, लॉकी भी एक वायरस है दोस्तों, और माइकल एंजेलो भी एक क्या है दोस्तों? वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव बताना है दोस्तों। तो आपको पता है वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की गति कम कर देता है, स्पीड को धीमा कर देता। कंप्यूटर बार बार हैंग होता है, अगर चला जाएगा तो हैंग तो होगा वायरस, वही तो, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं और कंप्यूटर मेमोरी स्थिति कुछ फाइलें प्रभावित होती हैं तथा उनका डाटा दूषित हो जाता है। वायरस का तो आपको सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है, तो अच्छे से आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस भी प्रोग्रामों का एक क्या है? एंटीवायरस याद रखना है, प्रोग्रामों का समुच्चय या सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रोग्रामों का समुच्चय या सॉफ्टवेयर है जो वायरस को पहचानता है। एंटीवायरस जो वायरस को क्या करता है? पहचानता है, पता लगाता है और मिटाता है। यह क्या है दोस्तों? एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस प्रोग्रामों का समुच्चय सॉफ्टवेयर है जो वायरस को पहचानता है, पता लगाता है और मिटाता है। अब ये याद रखना है कि एंटीवायरस कौन कौन से हैं, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये नॉर्टन एंटीवायरस, कैसपेरिस, एवास्टा, बिट डिफेंडर, एवीजे, क्विक हेल और मैक्की और सिसमेंटेक, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है ये याद रखना है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समुच्चय है। अब याद रखना है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। ठीक है, हाँ, जो अवैध डाटा को कंप्यूटर में पहुंचने नहीं देता है, अवैध डाटा को कंप्यूटर में पहुंच नहीं देता है। डायरेक्ट पूछ लेगा फायरवॉल क्या है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। क्या है, यह एक क्या है, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने वाला, क्या है, सुरक्षित रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है, प्रयोग किया जाता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों का एक समुच्चय होता है, जो अवैध डाटा को कंप्यूटर में पहुंचने नहीं देता है और कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। आगे अब हम देखते हैं दोस्तों क्या, इसके एमसीक्यू के सवाल देखते हैं दोस्तों। तो आज हमने जो भी देखा है, अब हमें पता होगा कि हमने अगर वीडियो पूरे तरीके से देखा है, क्लास देखी है, तो एमसीक्यू भी हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दें। खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। क्या हॉस्टल जिसमें आप रहते हो वो करता है? बिल्कुल नहीं। पोर्टल, आर्टिकल जो आप पढ़ते हो डेली वो नहीं। न्यूज़पेपर ये भी नहीं। सेवाएं कौन प्रदान करता है? जैसी सेवाएं प्रदान करता है पोर्टल। ठीक है, वेब पोर्टल होता है जो वो करता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका आंसर क्या कर सकते हो, बी टिक कर सकते हो। ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको टिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल है दोस्तों? जंक ईमेल है। जंक ईमेल क्या होता है दोस्तों, आप मुझे क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। जंक ईमेल, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। अनसोलिसिटेड क्या है, मेल होता है, स्पैम होता है। ठीक है दोस्तों, अनसोलिसिटेड क्या होता है, स्पैम। स्पैम शब्द इसमें दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो स्पैम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको पता है कि जो सी रैम है, डी रैम है, ये ड्राइव होती है कंप्यूटर की। क्या होती है दोस्तों? ड्राइव होती है। और ये क्या है, रैम का क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार भी माना जाता है। जो रैम हम देखते हैं, रैम को दो भागों में बांटा है, जिसका क्या है, एक होता है डी रैम होता है, और दूसरा होता है एक एस रैम। ठीक है दोस्तों, अब डी रैम में हम देख लेते हैं, तो ये होता है डायनेमिक रैम। ठीक है दोस्तों, डायनेमिक रैम का मतलब क्या होगा, डायनेमिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका क्या होगा, जो स्टैटिक्स रैम। तो ये देख लिया कि ये डी रैम क्या होता है, एक डायनेमिक रैम होता है, और ये ड्राइव भी हो सकती है कंप्यूटर की, डी ड्राइव। ठीक है, और जैम इसका कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पैम, अनसोलिसिटेड स्पैम होता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या है, मेल पर एक से अधिक दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्या मेल की बमबारी करता है, ये होता है स्पैम। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, डकडको। अभी मैंने आपको बताया कि डकडको क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से सेशन को, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों अच्छे से इसको क्या कर दीजिएगा, टाँक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रिप्लाई जरूर देना दोस्तों, मैं रिप्लाई दूंगा आपको कि आपने सही बताया कि नहीं। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि सर्च इंजन कौन कौन है, वेब ब्राउजर कौन है, वायरस कौन है, ठीक है, न्यू वेबसाइट कौन है। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सर्च इंजन कौन है, वेब ब्राउजर कौन है और वायरस कौन है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर सेशन को आपको समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो एक बार शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से इंटरनेट के पिता पूछ रहा है, इंटरनेट के पिता कौन से हैं? अब ये बताओ कि टिम बर्नर्स-ली, रेमंड टॉमिल्सन, बिंट कर्प और चार्ल्स बेबेज। तो आपको पता है कि इंटरनेट के कौन हैं? इंटरनेट के कौन हैं? अब ये तो पता है आपको, www के कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली, रेमंड टॉमिल्सन, ठीक है, बिंट सर्फ, ठीक है, बिंट सर्फ और चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज और बिंट सर्फ किसके हैं? इंटरनेट के। अब मुझे ये बताओ कि भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ? विकास कब हुआ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्या दें? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें दोस्तों, अगर आपने सेशन को अच्छे से देखा है तो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वही